नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल अजय का है। वो पूछते हैं, वाई आर स्टार्टअप्स चूजिंग द क्लाउड? यानी कि ज्यादातर स्टार्टअप्स क्लाउड क्यों चूज करती हैं? तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि क्लाउड होता क्या है, उनके लिए मैंने क्लाउड एक्सप्लेन्ड करके एक हिंदी में बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस क्वेश्चन के साथ में। अब आते हैं अजय के सवाल पर। अजय का सवाल ये है कि ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो या ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं वो क्लाउड क्यों चूज़ करती हैं अपने डिप्लॉयमेंट्स के लिए, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट्स के लिए या वेबसाइट डिप्लॉयमेंट के लिए। पर्सनली तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूं कि स्टार्टअप्स जो है वो क्लाउड चूज़ करती हैं अपने वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स को डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि क्लाउड जो है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं स्टार्टअप्स के लिए। लेकिन अगर फंडेड स्टार्टअप्स हैं, वेल फंडेड स्टार्टअप्स हैं या जिनके पास अच्छी सीड मनी है अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, वो क्लाउड्स की तरफ जाते हैं। और उसके पीछे रीजन जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का हैसल नहीं है। अगर आप खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना चाहते हो, मान लो कि आपका एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है या एक वेब एप्लीकेशन है, सैस बेस्ड वेब एप्लीकेशन है, जिसमें कि आप एट ए टाइम 1000 या 2000 यूजर्स मैनेज करना चाहते हो, तो उस केस में अगर आप अपने खुद के घर पर मतलब ऑफिस में अगर आप सिस्टम वगैरह सब सेटअप करोगे, सर्वर सेटअप करोगे या कहीं किसी वेंडर से ही, किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से ही अगर आप मान लो VPS वगैरह लोगे, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। प्लस कॉस्टली होने के साथ साथ कॉस्ट से ज़्यादा ये हैसल होता है वहाँ पर कि वहाँ पर सब चीज़ें आपको ही मैनेज करनी पड़ती है। रिसोर्सेज आपको ज़्यादा चाहिए होते हैं, मतलब 2 या 3 जो हैं आपके नेटवर्क के इंजीनियर्स वगैरह चाहिए होते हैं जो कि आपका VPN सेटअप करें और VPS के ऊपर अपनी सारी सिक्योरिटी, फायरवॉल वगैरह, रेगुलर अपडेट्स वगैरह, ये सारा तामझाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का जो तामझाम है वो सारा का सारा अगर आप अपने लोकल मशीन पर करते हो या किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर पर करते हो तो उसके लिए आपको जो है ये सारा हैसल करना पड़ता है। जबकि अगर आप कोई भी क्लाउड सर्विस यूज़ करते हो, चाहे आप AWS यूज़ करो, चाहे आप Azure यूज़ करो, चाहे आप Google यूज़ करो, किसी भी क्लाउड सर्विस को यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपके लिए ये सारा हैसल नहीं करना पड़ता आपको। वहाँ पर एक तो इंजीनियरिंग रिसोर्सेज की कम ज़रूरत पड़ती है, मतलब आप जो है एक नॉर्मल एक सिंगल इंजीनियर भी सारा काम वहाँ पर सारा कुछ कर सकता है क्योंकि चीज़ें स्टैंडर्डाइज होती हैं। प्लस उसके अलावा जो होता है कि वहाँ पर आपको कई चीज़ें जो है वो मैनेज सर्विसेज के तौर पर मिल जाती हैं, वो आपको हैसल नहीं होता सारा चीज़ मैनेज करने का। फॉर एग्जांपल कि आप अगर मान लो वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो ऐप सर्विस पे कर लो या ये आपका जो AWS का बीनस्टॉक है उस पे कर लो, तो उस केस में आपके पास सर्वर मैनेजमेंट वगैरह का इशू नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली उसकी अप स्केलिंग और डाउन स्केलिंग बेस्ड ऑन द यूज़र के जो लोड होता है उसके बेसिस पर वो सारे कुछ खुद ही कर लेते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का जो हैसल होता है वो आपको नहीं करना पड़ता। वो सारी चीज़ें जो है क्लाउड पे क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज कर लेता है। इस वजह से भी कंपनीज जो हैं वो क्लाउड की तरफ जाती हैं। दूसरा पॉइंट जो ज़्यादातर क्लाउड प्रोवाइडर्स ही बोलते हैं कि उनके क्लाउड जो हैं वो सस्ते होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। हालांकि पर्सनली मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि बहुत सारे जो फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं या जिनके पास अच्छी फंडिंग अवेलेबल होते हैं वो क्लाउड्स जो प्रोवाइडर्स हैं उनके पास जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको कॉस्ट इफेक्टिव सस्ते जो हैं सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। प्लस मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में भी बोला कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट जो होता है, चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट्स हों, चाहे आपका हार्डवेयर अपडेट्स हों, चाहे अप टाइम गारंटी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें मैनेज जो है वो वेंडर करता है। आपके पास ये सारा हैसल नहीं होता। सो आपका फोकस जो है वो सिर्फ आपके अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर होता है, उसके फीचर एनहांसमेंट्स की तरफ होता है, उसके अपना जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की तरफ होता है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं हैंडल करनी पड़ती। प्लस
चूंकि क्लाउड प्रोवाइडर्स मोस्ट ऑफ द केस में कहते हैं कि आपको सस्ता पड़ता है, जो कि थोड़े थोड़े कुछ हैंडल में सस्ता भी पड़ता है। जैसे अगर आपको टेस्टिंग के लिए कुछ करना हो, टेस्टिंग के लिए आपको फ्री की ऐप सर्विस मिल जाती है, जो कि दिन के 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आपको टेस्टिंग के लिए मिल जाए, या आपका छोटा सा एक VM इंस्टेंस जो है आपका AWS जो है वो फ्री में दे देता है, जिसपे कि आप अपना आराम से कोई भी डेवलपमेंट या QA टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो कॉस्ट इफेक्टिव थिंग्स हैं, ये आपको क्लाउड में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती हैं। तीसरा और सबसे मेन बेनिफिट जो कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स को क्लाउड की तरफ आकर्षित करता है, कई ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं जिनके पास फंडिंग नहीं भी होती हैं, वो भी क्लाउड की तरफ जाते हैं अगर उनका स्टार्टअप जो है वो ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं जो कि प्रॉपर एक प्रोडक्ट है। सो अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, कंसल्टिंग नहीं, आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, जो कि जैसे आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई या आपने मान लीजिए कि कोई ऐसा SaaS एप्लीकेशन बनाया जो कि एक प्रॉपर प्रोडक्ट है, तो उस केस में आपको बड़े सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट भी देते हैं, फ्री के रिसोर्सेज देते हैं। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं ज़्यादातर स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनको फ्री के रिसोर्सेज जो मिल जाते हैं, उसकी वजह से भी कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स जो हैं, वो क्लाउड की तरफ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स करके एक प्रोग्राम है, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 3 साल तक के लिए आपको सारे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस फ्री देता है, प्लस आई थिंक $100 या $200 के एज्योर के रिसोर्सेज पर मंथ आपको देता है। सो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लान है जिसके बारे में डिटेल में मुझे पता है। एज्योर का प्लान जो है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स करके है, लेकिन यहाँ पर इस प्लान को के ऊपर आपको रजिस्टर करने के लिए आपको ऑफ कोर्स अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की कॉपी प्लस साथ में आपको जो है अपने वेबसाइट के लिंक जो है वो डालना पड़ता है। और आपके वेबसाइट में कहीं पर भी, उस स्टार्टअप के वेबसाइट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि आप किसी तरह की कंसल्टिंग या किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप कोई प्रॉपर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस केस में आपको ये सर्विस मिल जाती है, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट्स प्लस एज्योर के सारे रिसोर्सेज $200 तक के रिसोर्सेज जो है पर मंथ के आपको 3 साल तक के लिए फ्री मिलते हैं। इसी तरह AWS का भी जो है Amazon फॉर स्टार्टअप्स, गूगल फॉर स्टार्टअप्स, इस तरीके के प्रोग्राम है सबके। अब उनके डिटेल्स की वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स को फ्री में कई सारे फ्रीबीज वगैरह मिल जाते हैं इस तरह के सर्विसेज के थ्रू। इस रीजन से भी कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो क्लाउड की तरफ चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो सबसे मेजर रीजन जो मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का जो झंझट है, वो सारा झंझट आपको खुद नहीं करना पड़ता, डिप्लॉयमेंट का सारा झंझट आपको खुद नहीं करना पड़ता, रिसोर्सेज कम लगते हैं, प्लस आपको फ्रीबीज भी मिल रहे हैं। इस रीजन से ज़्यादातर स्टार्टअप जो है वो क्लाउड की तरफ माइग्रेट करते हैं या क्लाउड को प्रिफर करते हैं फॉर डिप्लॉइंग देयर वेब एप्लीकेशंस। अगला सवाल जो है वो मयंक का है। वो पूछते हैं, I am from India, currently in 12th grade. My subjects are accountancy, business studies, economics, English and mathematics. How can I become a software developer or web developer? What course should I pick in college? यानी कि ये 12th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। इन्होंने जो सारे सब्जेक्ट्स बताए हैं ये कॉमर्स के हैं, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं। सो ये एक 12th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, और उसके लिए इनको कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। मयंक, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आईटी लाइन में आने का एक ही तरीका होता है, वो होता है आपका स्पेशली, मतलब आप जैसे आपने 12th जो है वो कॉमर्स से की है, तो जो 12th क्लास में जिन्होंने कॉमर्स लिया हुआ है उनके लिए डेवलपमेंट लाइन में या वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी लाइन में आने के एक ही तरीका होता है। अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो एक ही तरीका होता है, वो होता है BCA प्लस MCA करने का, विच इज़ बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लस मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इन दोनों के लिए जितना मुझे पता है, आज से 15 साल पहले तक तो, या 18 साल पहले जब मैंने किया था, तब तो आपको साइंस जो है 12th में नहीं चाहिए होती थी। कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी जो थे वो BCA और MCA कर लेते थे। तो उसी तरीके से आपने भी, अगर आप BCA या MCA अगर आप करते हो तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में आ सकते हो,
क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में साइंस मांगा जाता है और एंट्रेंस एग्जाम भी जो होता है उसमें भी साइंस और मैथ्स का टेस्ट होता है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट होता है। लेकिन बीसीए और एमसीए करने के लिए आपका इस तरह की किसी भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप बड़े आराम से बीसीए और एमसीए कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपके कॉमर्स ग्रेजुएट्स को बीसीए और एमसीए में ले लेते हैं। सो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए डेवलपर बनने का एक ही पाथ है, एक ही तरीका है, वो है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीसीए करने का। तो मयंक, आप बहुत ही आसानी से बीसीए प्लस एमसीए करके एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर बन सकते हैं। अगला सवाल मिहिर का है, वो पूछते हैं What is the difference between full stack development and full stack web development? यानी कि full stack development और full stack web development में क्या फर्क है? मिहिर, इन दोनों वर्ड्स में सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो है उसकी कीवर्ड सर्च वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू फुल स्टैक डेवलपमेंट के। चलो जोक्स अपार्ट, कई लोग जो हैं वो फुल स्टैक वेब डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। यानी कि अगर उन्हें कहीं पर फुल स्टैक वेब डेवलपर की जरूरत होती है तो वो ये बोल देते हैं कि हमें फुल स्टैक वेब डेवलपर की जगह ये बोल देते हैं कि हमें फुल स्टैक डेवलपर की जरूरत है। कई बार उनको अगर फुल स्टैक डेवलपर की जरूरत होती है तो वो कई बार बोल देते हैं कि हमें फुल स्टैक वेब डेवलपर की जरूरत है। सो बहुत सारे लोग जो हैं इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हालांकि टेक्निकल वे में अगर हम देखें तो इन दोनों वर्ड्स में काफी डिफरेंस है। सबसे पहले फुल स्टैक डेवलपर को समझते हैं, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर जो है वो प्राइमरी सेट है और फुल स्टैक वेब डेवलपर इज काइंड ऑफ ए सबसेट ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। सो फुल स्टैक डेवलपर वो पर्सन होता है या ऐसा डेवलपर होता है जिसको कि एप्लीकेशन के हर लेयर पे काम करना आता हो। यानी कि वो फ्रंट एंड, बैक एंड, बिजनेस लेयर, हर लेयर पे काम करना जानता हो, या डेटाबेस लेयर, हर लेयर पे काम करना जानता हो। यानी कि उसको फ्रंट एंड में यूआई बनाना भी आता हो, उसको बिजनेस लेयर इंप्लीमेंट करना भी आता हो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज या फ्रेमवर्क में। इसके साथ साथ उसको बैक एंड का डेटा एक्सेस लेयर लिखना भी आता हो, यानी डेटाबेस से इंटरेक्शन लिखना भी आता हो, प्लस उसको डेटाबेस मैनेज करना भी आना चाहिए। यानी कि डेटाबेस में मान लीजिए स्टोर प्रोसीजर्स बनाने हो गए, या आपके क्वेरीज लिखने हो गए, या डेटाबेस में डेटा चेक करना हो गया, इस तरह के छोटे मोटे काम जो हैं वो सारे उसको आने चाहिए। अब फुल स्टैक डेवलपर जो होते हैं वो काफी तरह के होते हैं। जैसे आपका फुल स्टैक वेब डेवलपर पहला तो हो गया, दूसरा हो गया फुल स्टैक मोबाइल डेवलपर, तीसरा हो गया फुल स्टैक डेस्कटॉप डेवलपर। सो ये तीनों डेवलपर जो हैं ये फुल स्टैक डेवलपर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो होता है, फुल स्टैक वेब डेवलपर जो होता है वो पर्सन होता है जो कि फुल स्टैक वेबसाइट्स बनाने में जानता हो या वेब एप्लीकेशन बनाना जानता हो। जैसे कि आप फ्रंट एंड में जो है आप कोई भी लैंग्वेज फ्रेमवर्क यूज़ कीजिए। अगर मैं .NET की बात करूं तो आप फ्रंट एंड में ब्लेजर, ASP.NET MVC ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बैक एंड में ASP.NET कोर वेब API यूज़ कर सकते हैं, या जो आपके WCF सर्विसेज हैं, आज की डेट में gRPC सर्विसेज चल गई हैं, तो आप ये सारी चीज़ें लिखना आना चाहिए। आपको डेटा एक्सेस में आपको एंटिटी फ्रेमवर्क आना चाहिए। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर ए फुल स्टैक वेब डेवलपर इन .NET। अब अगर हम फुल स्टैक डेस्कटॉप डेवलपर की बात करें तो फुल स्टैक डेस्कटॉप डेवलपर जो है उस केस में आपका फ्रंट एंड जो है वो बदल जाएगा। ऑफ कोर्स .NET के केस में बात कर रहा हूं मैं। फ्रंट एंड जो है आपका वो आप WPF, UWP या WinForms में लिख सकते हैं, और बैक एंड जो है आपका चाहे डेटा एक्सेस लेयर हो गया, चाहे आपका ये अपना बिजनेस लेयर हो गया, ये सारी चीज़ें आप ऑफ कोर्स C# में लिखेंगे, रेगुलर C# में। और आप डेटा एक्सेस के लिए आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कीजिए, आपको जो डेटा एक्सेस लेयर उसमें है आप एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, डैपर यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फुल स्टैक मोबाइल डेवलपर बनना चाहते हैं .NET टेक्नोलॉजीज में, तो उसके लिए आपको फ्रंट एंड जो है आपका दोबारा से बदल जाएगा। फ्रंट एंड अब जो है वो आपका Xamarin Forms होगा या Mavi होगा, और आपका बैकएंड जो है वो सेम रहेगा, चाहे आप वेब डेवलपमेंट डेस्कटॉप डेवलपमेंट करने जाए, चाहे मोबाइल डेवलपमेंट करने जाए, दोनों केस में बैकएंड डेवलपमेंट का जो कोड होगा वो आपका सेम रहेगा। और 99% केसेस में आपके जो डेस्कटॉप डेवलपर और जो मोबाइल डेवलपर होते हैं वो हमेशा फुल स्टैक डेवलपर ही होते हैं, वो एंड टू एंड सारा डेवलपमेंट करते हैं। ये वेब डेवलपमेंट के केस में ही ना थोड़ी सी ये फाइट हो गई है आजकल के जो आपके कीवर्ड्स वाली जो जिंदगी हो गई है, उसमें वेब डेवलपमेंट के केस में ही बहुत ज़्यादा ये जो है चलन चल गया है कि हाँ भैया हम फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं, हम फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं। क्योंकि फुल स्टैक वेब डेवलपर जो है वो सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट में ही काम करता है। लेकिन अगर आपका जो मोबाइल डेवलपर या डेस्कटॉप डेवलपर की बात करें तो वो हमेशा फुल स्टैक डेवलपर ही होता है।
प्लस ये भी है, मार्केट में आज की डेट में अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर की बात करें तो 99% फुल स्टैक वेब डेवलपर जो हैं, या 90% मैं बोलूँगा, 90% फुल स्टैक वेब डेवलपर जो हैं वो आपके जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क में हैं। जैसे मीन स्टैक हो गया, मर्न स्टैक हो गया, उसके जो फुल स्टैक डेवलपर हैं वो अपने आप को फुल स्टैक वेब डेवलपर बोलते हैं। डॉटनेट का जो फुल स्टैक वेब डेवलपर है वो तो अपने आप को फुल स्टैक डॉटनेट डेवलपर ही बोलता है हमेशा। सो सिंपलेस्ट टर्म में फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो कि कंप्लीट एंड टू एंड एप्लीकेशन डेवलप करता हो, चाहे वो किसी भी तरह का एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो। जबकि एक फुल स्टैक वेब डेवलपर है वो सिर्फ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यानी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना ही जानता है। अगला सवाल अनुपम का है, वो पूछते हैं व्हाट आर द टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज विच वर्क इन डॉटनेट टेक्नोलॉजीज, यानी कि कौन सी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो कि डॉटनेट टेक्नोलॉजीज में काम करती हैं। अनुपम, ये चीज मुझे आज ही पता चली कि इंडिया की सबसे इजी टू यूज और सबसे अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐप जो है या वेबसाइट जो है दैट इज फिनोलॉजी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं आपके प्रांजल कामरा, उनका प्रोडक्ट है। फिनोलॉजी.in करके वेबसाइट है दैट इज, और उसके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर डेवलप्ड इन डॉटनेट टेक्नोलॉजीज। वो भी रफली मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता कि कौन कौन से प्रोडक्ट उन्होंने डॉटनेट टेक्नोलॉजीज में बनाए हैं, लेकिन मैं आज उनका इंटरव्यू देख रहा था एक दूसरे चैनल पर, तब मुझे पता चला कि उन्होंने बोला कि रफली कि मेरे सारे जो एप्लीकेशंस हैं या मेरे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डॉटनेट टेक्नोलॉजीज में बने हुए हैं। सो ये एक अच्छी प्रोडक्ट कंपनी है या एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कि आपका डॉटनेट में बना हुआ है। इसके अलावा जो दुनिया के 90% डेवलपर सबसे ज़्यादा जिस वेबसाइट को यूज़ करते हैं वो वेबसाइट भी आपका डॉटनेट में बना हुआ है, दैट इज़ स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो जो है गूगल के बाद आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डेस्कटॉप ये एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, जो कि ज़्यादातर दुनिया के सारे डेवलपर जो हैं वो स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करते हैं टू सर्च फॉर कोडिंग प्रॉब्लम्स। सो स्टैक ओवरफ्लो भी जो है वो आपका डॉटनेट पे बना हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो डॉटनेट यूज़ करती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो अपने डिफरेंट डिविजन्स में यूज़ करती हैं, जो कि मैंने जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर शोकेस जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कस्टमर शोकेस जो उसकी साइट है वहाँ से मैंने पुल किया हुआ है। जैसे कि आपका GE एविएशन है वो अपना जो वेबसाइट है और बैकएंड एप्लीकेशन है, बैकएंड ऑपरेशंस जो है वो डॉटनेट में यूज़ करते हैं। चिपोटले करके है, चिपोटले एक मैक्सिकन आपका रेस्टोरेंट है, यूएस में काफ़ी पॉपुलर मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। वो अपना जो पॉस है या पॉइंट ऑफ सेल जो है, पॉइंट ऑफ सेल के एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो सारा कुछ उसने डॉटनेट में बिल्ड किया हुआ है। इनफैक्ट एक माइक्रोसॉफ्ट के एक इवेंट में चिपोटले का उन्होंने शायद शोकेस भी किया था, डेमो भी शोकेस किया था कि चिपोटले में देखो मैंने ऑर्डर किया, और उन्होंने स्कॉट हेंसलमैन ने ये शोकेस किया था जहाँ पर उन्होंने चिपोटले में ऑर्डर किया था, और वो ऑर्डर जब वो स्टेज पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे उतने में ही ऑर्डर उनके पास बन करके आ गया था। सो चिपोटले जो है वो भी यूज़ होता है। उसके अलावा अलास्का एयरलाइंस करके एक यूएस अमेरिकन एयरलाइंस है आई गेस, उनका जो मोबाइल बुकिंग का जो ऐप है वो पूरा जो है वो डॉटनेट में बना हुआ है। सो ये जो कुछ मेन कंपनीज हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं जो कि डॉटनेट यूज़ करती हैं, जो ये मेन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। ऑफ कोर्स ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपका स्टैक ओवरफ्लो का मेन प्रोडक्ट इज़ टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द डेवलपर्स, और आपका GE एविएशन आपको पता ही है, GE एविएशन जो एविएशन रिलेटेड सारा काम जो GE का है वो GE एविएशन देखता है। चिपोटले जैसे मैंने बता दिया, अलास्का एयरलाइंस अगेन एन एयरलाइंस है, वो अगेन दे आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो ये मेन कंपनीज है जिनके बारे में मैं थोड़ा जानता हूं और जिनके साथ मैं रिलेट कर पाया। और आपके कस्टमर शोकेस में बाकी जितने भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं उनकी सारी लिस्टिंग आपको दिख जाएगी, प्लस साथ में ये भी दिख जाएगा कि वो कौन से टेक्नोलॉजीज, डॉटनेट की कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं अपने उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो प्रांजल कामरा का वो स्टेटमेंट सुन करके हुआ कि वो डॉटनेट टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स के लिए। अगला सवाल प्रियांशी का है, वो पूछते हैं व्हाट शुड वन डू, शुड वन स्टे एट ए हायर पे रोल दैट मे और मे नॉट बी इंटरेस्टिंग, और शुड वन स्टार्ट ए फ्रेश एट हाफ द सैलरी बट पॉसिबली विद ए चांस टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग।
यानी कि एक इंसान को क्या चूज करना चाहिए, एक ऐसा जॉब जहां पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि काम कितना इंटरेस्टिंग है लेकिन पैकेज बहुत हाई है, या एक ऐसा जॉब जहां की आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और आपको आधा पैकेज मिलेगा लेकिन काम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रियांशी, सच बताऊं तो इस सवाल का जवाब कोई तीसरा आदमी नहीं दे सकता या कोई दूसरा आदमी नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब वो इंसान खुद दे सकता है, क्योंकि अपने बारे में वो इंसान खुद जानता है कि हाँ, उसको किस तरह की चीज़ें पसंद है, किस तरह की ज़िंदगी पसंद है, उसकी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, लाइफ के गोल्स क्या हैं, उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है। दूसरे लोग जैसे कि मैं एक जेनरिक सा आंसर देंगे, जैसे कि मेरा आंसर इस सवाल का यही होगा कि यदि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आप अपने यंग एजेस में हो, जैसे कि आप अर्ली 20s में हो या मिड 20s में हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं हैं, या आपके पास पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, और उसके अलावा आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, यानी कि आपके ऊपर कोई लोन वगैरह नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको फ्रेश स्टार्ट की तरफ जाना चाहिए। आप हाफ सैलरी में ही सही, लेकिन फ्रेश स्टार्ट करो और ऐसा काम करो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, जिसमें कि आप इंजॉय करो, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स आप ग्रो करोगे और कल को हो सकता है उसमें आप बेस्ट काम कर सके। लेकिन यदि आपने यंग एज में ऐसा नहीं किया तो बाकी आगे के एज में आपको इस बात का रिजेंटमेंट ज़रूर होगा कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और मैंने ये चीज़ नहीं किया। लेकिन यदि आप एक मिडिल एज में हो, या मिडिल एज भी नहीं, लेटर एजेस में हो, जैसे कि आप अपने 30+ के एजेस में हो, मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं भी हैं तो भी आप मैरिड हो एंड यू आर द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, तो उस सिचुएशन में मेरे ख्याल से आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि आपको थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट ज़रूर होगी कि आप ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि अगर पैसे आते हैं, क्योंकि मनी इज़ बिगेस्ट मोटिवेटर, मैं ये कहूँगा, तो पैसे आएंगे तो ऑफ कोर्स आपका इंटरेस्ट भी उस चीज़ में बन ही जाएगा। और जैसे अगर आपको, जब इंसान को ज़्यादा पैसे दिखते हैं तो वो ये चीज़ भी देखता है कि हाँ भाई, मैं और ज़्यादा पैसे किस तरीके से कमाऊँ। सो इट primarily depends on the person and his or her on financial conditions, family conditions. So बहुत सारे conditions हैं, लेकिन मेजर केसेस में आप यही देखो कि अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, तो गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन, यानी कि फ्रेश स्टार्ट विद हाफ द सैलरी। लेकिन इफ़ यू हैव फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, आपका एजुकेशन लोन चल रहा है, तो उस केस में गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल अमूल्या का है। वो पूछते हैं, इज इट ए गुड आइडिया टू डेवलप योर ओन एप्स देन हंटिंग फॉर, यानी कि डेवलपर जॉब ढूंढने की बजाय क्या एक अच्छा आइडिया ये नहीं होगा कि हम अपने एप्स बना करके उनको पब्लिश करें? अमूल्या, आप चाहे किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनो, चाहे आप किसी भी कोच की बात सुनो, हर कोई आपको यही कहेगा कि बिजनेस इज ऑलवेज बेटर देन जॉब्स, यानी कि कोई भी बिजनेस जो है वो जॉब से ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का हर डेवलपर जो है वो मार्क जकरबर्ग ही बन जाएगा। सो येस, इट इज़ ऑलवेज गुड ऑप्शन टू डेवलप योर ओन एप्स रादर देन हंटिंग फॉर डेवलपर जॉब। लेकिन इसके लिए ये भी मैटर करती है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये मैटर करती है कि व्हाट आर योर बैकिंग्स, आपके पास क्या वो स्किल्स हैं। क्योंकि किसी भी ऐप के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए सिर्फ अच्छा डेवलपर होना ज़रूरी नहीं है, आपको सेल्स आना चाहिए, आपको कस्टमर एक्विजिशन आना चाहिए, आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, आप कितना पैसा कमाएंगे ये पता होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है, रादर देन कि आप भैया जस्ट एक ऐप बना करके चल पड़े। सो अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग है, अगर आपके परिवार वाले आपको पैसा दे रहे हैं, आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, आपके पास एक अच्छी टीम है जो कि आपको बाकी काम करने में हेल्प करे, यानी कि कोडिंग तो आप संभाल लोगे, लेकिन मार्केटिंग कौन करेगा, उसका प्रमोशन कौन करेगा, उसके सेल्स रिलेटेड मीटिंग्स कौन करेगा, कस्टमर से आपके जो इश्यूज़ हैं वो कस्टमर इश्यूज़ टिकट्स कौन रिजॉल्व करेगा, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपने ऐप लॉन्च कर लिया, ऐप में बग्स जो आ रहे हैं उन बग्स के बारे में कस्टमर से फीडबैक कौन लेगा, और जो एनहांसमेंट करने हैं उसके डिटेल्स कौन नोट डाउन करेगा, उसका कौन ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा। ये सारा काम अकेला डेवलपर नहीं कर सकता।
सो ऐप बनाना इज नॉट जस्ट लाइक कि आपका जो आप यूट्यूब में वीडियो देखते हो लोगों ने कि हाँ भाई हमने जो है इंस्टाग्राम बना दिया, हमने रिएक्ट जेएस में फेसबुक बना दिया, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया। इट्स नॉट दैट ईजी। वो आप अपने एक्सपर्टाइज को शोकेस करने के लिए बनाना चाहते हो, बड़े आराम से बनाओ। वो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक हर अच्छे डेवलपर को या हर डेवलपर को अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। गिटहब में ओपन सोर्स अपना पोर्टफोलियो बनाओ कि हाँ भाई मैंने ये किया हुआ है, मुझे ये चीज़ आती है। सो डू दैट टू शोकेस योर एक्सपर्टाइज। मगर आप अपना ऐप डेवलप करने जाओ एज ए प्रोडक्ट रादर देन हंटिंग फॉर डेवलपर जॉब, आई थिंक दैट इज नॉट ए वाइबल ऑप्शन अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास फैमिली का फाइनेंशियल बैकअप ना हो। अगर आपके पास फैमिली का फाइनेंशियल बैकअप है सो दैट यू कैन गेट ए गुड टीम टू सेल योर ऐप एंड अर्न मनी फ्रॉम दैट ऐप इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट, देन उस केस में ऑफ कोर्स गो फॉर ए डेवलपिंग योर ऑन ऐप रादर देन हंटिंग फॉर डेवलपर जॉब। लेकिन इफ यू डोंट हैव टीम, यू डोंट हैव फाइनेंशियल बैकअप, देन द बेस्ट ऑप्शन वुड be for you to find a developer job and be in that job। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।